वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस इवन देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात करें, यूपीएसआई की बात करें और इन सभी एग्जामों को देखते हुए हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए। और इसमें हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए थे, उसमें हम 2 क्लास ले चुके थे। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर के बचे हुए पोर्शन को उठा रहे हैं। तो हम लोग उसमें अभी तक सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे, सहभाज्य संख्याओं को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। दोस्तों आगे लिखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब यही होता है ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। या ऐसे भी इसको कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तीन या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। भाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर 1 और स्वयं के अलावा भी किसी तीसरे संख्या से विभाजित होती है, वो सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके मिनिमम 3 या उससे अधिक गुणनखंड होते हैं तो भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? भाज्य संख्या हमारी 4 से प्रारंभ होती है। 4 से पहले जो संख्याएं हमारी आती हैं, बात करें तो जैसे 1, 2, 3, ये हमारी भाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर 2 की बात करें तो 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर 2 हम देख रहे हैं सिर्फ 1 और सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। अगर 3 की बात करें तो 3 भी हमारा क्या है, सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 की बात करें तो सिर्फ 5 भी 1 और 5 के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 5 भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर नहीं है। दोस्तों अगर बात करें हम 4 की, तो 4 हम देख रहे हैं 1 और स्वयं के अलावा भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। या 4 को ये भी कह सकते हैं 4 भाज्य संख्या है, इसलिए है क्योंकि इसके मिनिमम कितने, 3 गुणनखंड हैं। 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जिस संख्या के गुणनखंड होंगे वो संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या हमारी कहां से प्रारंभ होती है, 4 से प्रारंभ होती है। अगर हम बात करें 6 का, तो 6 1 और स्वयं के अलावा भी 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 6 हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 7 की बात करें, सॉरी 7 हमारी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 7 सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 7 की 1 और स्वयं केवल 2 ही गुणनखंड हैं, इसलिए 7 हमारी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
मतलब सीधे सीधे अगर हम समराइज करें तो कहें, अगर कोई संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके मिनिमम 3 गुणनखंड हो या 3 से क्या हो अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर हम इसको कहें, आपसे पूछें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तब बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और इसी को हम ये कह दें सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, जिसको बोलेंगे क्या है, 4 है। हम ये कहें कि भाज्य संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं, 4 से प्रारंभ होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं सम संख्या से प्रारंभ होती है। अब हम ये कहें सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब इतनी चीजों से इसको कह सकते हैं। हम ये कहें कि भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है, बोलेंगे 4 से प्रारंभ होती है। भाज्य संख्या सम से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। 9 है। इस तरीके से हम समझ रहे हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको बता दिया। ये हमारा रहा भाज्य संख्या। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पे चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, इसको बताने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक क्या है। हम पूर्णांक की बात करने जा रहे हैं। पूर्णांक, ये पूर्णांक इंटीजर है क्या चीज, पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर को किस पे दिखाते हैं, संख्या रेखा पे दिखाते हैं। संख्या रेखा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। संख्या रेखा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब कोई लाइन हम ड्रा करेंगे, कोई लाइन ड्रा किया, इस पे कोई फिक्स पॉइंट लिया, ये 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे राइट हैंड साइड में संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5। ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है ये निगेटिव होता है। इसके लेफ्ट में आते हैं दिस दिस दिस, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इसमें नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 और सबसे बड़ी क्या है, अज्ञात है। और नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, सबसे छोटा क्या है, अज्ञात है। अभी हम इस चीज को समझा रहे हैं दोस्तों, अभी कंपैरिजन करके। अब हम बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है क्या चीज, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये होता क्या है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 5 -4 -7 -3/2 4/5 -3/-7 और 8/-13 13 0 √4/9 एंड सो ऑन। अब हम बात करें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर,
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको डिफाइन करें ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है, नहीं होती है, जैसे √5, √3, 1/√7, √5/9, √2/√3 एंड सो ऑन। अब आइए दोस्तों इसको आपस में कंपैरिजन करके पूरी तरीके से एक साथ हम समझाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि पूर्णांक एक्चुअली होता है क्या, इंटीजर है क्या चीज। तो पूर्णांक जो इंटीजर होता है, इंटीजर को किस पे दिखाते हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। इंटीजर को किस पे दिखाते हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। संख्या रेखा एक्चुअली होता क्या है, संख्या रेखा क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है। जैसे कि लाइन के बारे में जानते हैं आप, अगर हमें लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो इस लाइन की विशेषता क्या होती है, लाइन जो होती है दो दिशी होती है, दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब जो लाइन होती है बोथ डायरेक्शनल होता है, इधर भी लाइन अनंत तक बढ़ रही है, इधर भी लाइन अनंत तक बढ़ रही है। लाइन में सिर्फ एक ही बीमा होती है, वो बीमा क्या होती है, लंबाई होती है। लाइन में सिर्फ एक ही बीमा होती है, लंबाई होती है, लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, दो होती है। इसलिए लाइन के बारे में कहा जाता है कि जो लाइन होता है यह 2 डायरेक्शनल 1 डायमेंशनल होता है, दो दिशी होती है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है ये दो दिशी है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। एक ही बीमा, एक ही डायमेंशन होता है जो सिर्फ लंबाई होती है। लाइन की विशेषता क्या होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। उसी तरीके से यहां पर हमने कोई लाइन ड्रा कर लिया और इस पर एक फिक्स पॉइंट, वो पॉइंट हमने कहीं भी कंसीडर कर लिया, उस पॉइंट को हमने किससे दिखा दिया, जीरो से, जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं, चाहे तो इसको आप प्लस साइन से लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में संख्याएं धनात्मक होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसीलिए मित्रों जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। जीरो का कोई चिन्ह न होने का मतलब ये हो गया, अगर हम प्लस जीरो लिखते हैं ये भी जीरो के बराबर होगा, माइनस जीरो लिखते हैं भी जीरो के बराबर होगा, प्लस माइनस जीरो लिखते हैं ये भी जीरो के बराबर होगा। अब जैसे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये बात आती है कि जीरो का साइन क्यों नहीं होता है। जीरो का साइन मित्रों इसलिए नहीं होता है, जीरो के राइट हैंड साइड में संख्या धनात्मक होती है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में संख्या ऋणात्मक होती है, इसलिए जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। या माइनस जीरो लिखेंगे तब भी जीरो के बराबर होगा, प्लस जीरो लिखेंगे तब भी जीरो, प्लस माइनस जीरो लिखेंगे तब भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीरो के राइट हैंड साइड में अगर आगे की ओर बढ़ें, अब थोड़ा सा हम संख्याओं के नेचर के बारे में भी आपको डिस्कस करके बताएं। अब यहाँ पे क्या दिया है, जीरो के राइट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे संख्या का आकार बढ़ता चला जाएगा। आगे प्लस 100 भी होगा, प्लस 1000 भी होगा, प्लस लाख भी होगा। मित्रों इस तरह से संख्या का रूप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, अज्ञात है। इसके बाद मित्रों अनंत संख्याएं हैं। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हमारा अज्ञात है। अब हम लेफ्ट में आते हैं, अगर लेफ्ट में आते हैं तो लेफ्ट की विशेषता क्या होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेफ्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या का आकार बढ़ेगा। इधर -100 आएगा, -200, -1000, इस तरह से संख्याएं आएंगी। संख्या का आकार बढ़ेगा लेकिन संख्या की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू घटती चली जाती है। संख्या की जो एक्चुअल वैल्यू है वो घटती चली जाती है। संख्या का आकार तो बढ़ेगा लेकिन एक्चुअल वैल्यू घटती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1। अगर बात करें तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं,
अगर हम प्रश्न करें आपसे, जैसे हम आपसे ये कहें, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने दे दिया -7 हो गया, -8 हो गया, -13 हो गया, -5 हो गया। अगर इसमें ये कहें कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, माइनस क्या है, इसमें 5 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, -5 है। अगर हम ये बात करें कि सबसे छोटी संख्या क्या है, आप बताएंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, -13 है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे हम ये कहें, जैसे हम दे दें -5 हो गया, 0 हो गया, -9 और माइनस क्या दे दें, 13 दे दें। अगर हम ये पूछें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 0, मतलब इनमें सबसे बड़े वैल्यू क्या है, 0 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -13 है। ऐसा इसलिए हो गया, जैसे अगर हम आपसे कहें जैसे -4 और -5 में कौन बड़ा है, तो जैसे अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप यही कहेंगे सर यहाँ पे -4 बड़ा और -5 छोटा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो -5 है वो -4 के क्या है, लेफ्ट में। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। अब जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक में क्या बताएंगे, अगर हम ले लें जैसे 5 ले लिया, 7 ले लिया, अगर 2 ले लिया, 13 ले लिया। अगर हम ये कहें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बताएंगे, 13 है। अगर ये कहें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी। अब हम जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णांक को डिफिनीशन नहीं बताएंगे, न पूर्णांक के डिफिनीशन को लिखवाएंगे, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पढ़ रहे हैं, यहाँ सब्जेक्टिव क्लासेस हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हम ये सिखा देंगे कि पूर्णांक में क्या क्या चीजें आती हैं, पूर्णांक में क्या क्या आता है। मित्रों, जैसे इसके पहले जो भी मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर में क्लास लिया हूं, आप अगर उसको ईमानदारी से पढ़े होंगे, तो जैसे अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई थी। अगर हम ये कहें जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब एक बात आ गई कि पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्णांक में 0 आता है, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और नेगेटिव संख्याएं आती हैं। तो इस तरह से इसको भी पूर्णांक को कहा जा सकता है, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं और निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है पूर्णांक में क्या क्या शामिल है, आप बोलेंगे 0 शामिल है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसी को हम दूसरे वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर दें, अगर 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर दें, तो मैं आपको लिखवाया हूं प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या के बारे में बताए हैं। अगर 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लें, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब हमारा पूर्णांक का जो डिफिनीशन हो गया, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब हम आपसे पूछें कि पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं शामिल होती हैं, आप सीधे सीधे बताएंगे पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। या इसका नेक्स्ट डिफिनीशन ऐसे भी अपने अंदर नेक्स्ट समझ पैदा कर सकते हैं, अगर हम ये कहें 0 सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको 3 तरह से डिफिनीशन आपको बताया। जैसे अगर पूछता है कोई पूर्णांक में क्या क्या शामिल है, आप बोलेंगे पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं हैं, 0 है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। फिर इसी को दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, पूर्णांक में हमारी पूर्ण संख्याएं शामिल हैं, ऋणात्मक संख्याएं शामिल है। इसी को तीसरे वे में कह सकते हैं, सभी धनात्मक, 0 और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। उम्मीद कर रहे हैं पूर्णांक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि परिमेय संख्या के डिफिनीशन में मैंने लिखा है, परिमेय संख्या के डिफिनीशन में मैंने आपको क्या लिखवाया है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है। यह लिखवाया ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, और यहाँ पे लिखवाया ऐसी संख्या
जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर हम ये बोले ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है, इन दोनों में क्या है डिफरेंट क्या है, पहले हम इस सेंटेंस को समझें। जैसे अगर हम लिख दिए यहाँ 2/3 और फिर लिख दिया हमने √2/3, जैसे लिखा 2/3 और √2/3, अगर मैं पूछूं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन इसमें p बाई क्यू के रूप में है, कौन p बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो यहाँ जो 2/3 है, ये 2/3 को बोलेंगे ये p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन इसको बोलेंगे ये p बाई क्यू के रूप में नहीं है, यह p बाई क्यू के रूप में नहीं है। तो यह p बाई क्यू के रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, केवल हर, इसमें अंश करणी में 2 पूर्णांक नहीं है और क्या है 3 पूर्णांक है। अगर अंश और हर अगर दोनों पूर्णांक होता है तो उसको कहा जाता है p बाई क्यू के रूप में है। अगर केवल हर पूर्णांक को अंश पूर्णांक के रूप में नहीं है, उसको कहेगा p बाई क्यू के रूप में नहीं है। अगर मैं ये कहूं जैसे यहाँ करणी में 3/7 p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, आप बोलेंगे करणी में 3/7 p बाई क्यू के रूप में नहीं है, इसलिए नहीं है, यहाँ पे 7 तो पूर्णांक है लेकिन करणी में 3 हमारा पूर्णांक नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं 3/7 p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, आप कहेंगे 3/7 p बाई क्यू के रूप में है क्योंकि यहाँ 3 भी पूर्णांक और 7 भी क्या है पूर्णांक है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, अगर हम ये कहें 5/9 p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, आप ये कहेंगे 5/9 p बाई क्यू के रूप में है, इसलिए है यहाँ 5 भी पूर्णांक है और क्या है 9 भी पूर्णांक है। अगर हम ये कहें इसी क्वेश्चन में जैसे √4/√9 की अगर बात करते हैं, ये कहें p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, इसको बोलेंगे p बाई क्यू के रूप में है क्योंकि √4 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा 2 और √9 की जो वैल्यू होगी क्या होगी 3। अब 2/3 हम देख रहे हैं p बाई क्यू के रूप में है। ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, इसको आप कैसे जानेंगे, इनमें दोनों में अंतर क्या है। अब आइए देखिए, फिर इसमें डिफिनीशन में कहा गया ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर q नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा गया, अब इसका रीजन हम समझेंगे q नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा गया। जैसे जब भी हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, भिन्न को डिफाइन करते हैं, वहां पर भी जो भिन्न को p बाई क्यू के रूप में डिफाइन करते हैं वहां पर भी लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ऐसे हम क्यों लिखते हैं, किसी भिन्न का हर 0 क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में मित्रों आपको बताने जा रहे हैं। तो हमेशा मित्र एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे 0 से डिवीजन, जैसे क्या है अगर मैं लिख दूं जैसे 7 बाई क्या लिख दिया 0 से किसी भी संख्या में डिवीजन संभव नहीं है। अधिकांश लड़के इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब अगर कोई भी नंबर दे दिया गया है उस नंबर से 0 से अगर भाग दें तो डिवीजन क्या है संभव नहीं है। डिवीजन क्या है संभव नहीं है, मतलब ये कहें असंभव। भाग क्या है असंभव है, इसलिए है क्योंकि जो 7/0 की वैल्यू है वो क्या है इनफाइनाइट है और ये क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। ये किस रूप में हो गया अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। जैसे 7 में अगर मतलब अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन अगर करते हैं तो क्या अपरिभाषित हो जाता है, मतलब वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन संभव नहीं है। यही वजह है कि जब भी अगर हर 0 आ जाए वो तुरंत क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने 8/0 लिखा, ये तुरंत वैल्यू किस में बदल गई इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट एक अपरिभाषित क्वांटिटी है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है, इसीलिए मित्रों लिखा जाता है q नॉट इक्वल टू 0। इसलिए लिखा जाता है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का हर 0 नहीं हो सकता है। अगर हर 0 होगा तो तुरंत वो किस में बदल जाएगा इनफाइनाइट में। यही वजह है लिखा जाता है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 के बराबर नहीं हो सकता।
दूसरा, जनरली स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्या होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर जीरो में क्या करें 7 से भाग दें तो ये डिवीजन क्या है, पॉसिबल है। जनरली स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है कि जीरो में अगर किसी संख्या से भाग दें तो क्या डिवीजन हमारा पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है। जीरो से किसी भी संख्या में भाग दें, तो जीरो से किसी भी संख्या में भाग दें तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन जीरो में अगर किसी भी संख्या में भाग दें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर 0/9 करें तो जीरो आएगा, 0/8 करें तो जीरो आएगा, 0/13 करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपने क्या सीखा, जीरो में किसी भी संख्या से डिवीजन पॉसिबल है, जीरो किसी भी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन जीरो से किसी संख्या में डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो मित्रों इसलिए यहां पे लिखा जाता है Q नॉट इक्वल टू जीरो, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे यहां पर पहला एग्जाम्पल लिखा है, अगर देखें तो पहला एग्जाम्पल है 4। ये 4 क्या है, अगर 4 की बात करें तो 4/1 है, ये P/Q के रूप में है, तो रेशनल नंबर है। जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में भी रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर -4 है तो इसको लिख सकते, -4/1 लिख सकते, -4/1 लिख सकते हैं। तो जब ये भी देख रहे हैं P/Q के रूप में है, क्योंकि -4 भी पूर्णांक और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। उसी तरीके से अगर -3/-7 लेते हैं, अगर -3/-7 लेते हैं, ये भी क्या है, P/Q के रूप में है, क्योंकि -3 भी पूर्णांक है और -7 भी क्या है, पूर्णांक है। दोस्तों जो अगर जीरो की हम बात करते हैं, जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और ये क्या है, P/Q के रूप में है, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए मित्रों अगर कहीं भी दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जीरो हमारी रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है। जैसे कि नेक्स्ट में एक एग्जांपल लिया कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट कराने के लिए, तो अब जैसे अगर लिख दिया गया √4 क्या है, √9। अगर √4/√9 है तो जनरली आप एक दृष्टि में देखेंगे, कहेंगे सर एक करड़ी के रूप में है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन नहीं, अगर करड़ी में 4/करड़ी में 9 लिखा है, अगर एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। मतलब करड़ी में 4/करड़ी में 9 की वैल्यू 2/3 होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं P/Q के रूप में है, इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ 2/3 P/Q के रूप में है। 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, 2/3 हमारा परिमेय संख्या है। इस तरीके से परिमेय संख्या रेशनल नंबर के बारे में पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब फिर हम बात करने जा रहे हैं जैसे इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या, जैसा कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है। अभी मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया है, अगर कोई संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है उसकी मीनिंग क्या है, जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब आइए देखिए, अब हम लेने चल रहे हैं, अगर हम बात करें अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं अब नेक्स्ट नंबर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जैसे वास्तविक संख्या। अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ये वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, जिसका वर्ग सदैव
धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, या अब ये कहें कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल हो सकती हैं, तो सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अगर एग्जाम्पल के रूप में लें 4, 5, -2, -3, √2/7, 7/√5, -2, -3 एंड सो ऑन। अब हम बात करें अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या इसी का नाम दे सकते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या नॉन रियल, नॉन रियल आर इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्ग, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें √-3, 1/√-5, -√2/√-7 एंड सो ऑन। अब आइए हम बात करते हैं जैसे कि वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, रियल नंबर और यह नॉन रियल इमेजिनरी नंबर एक्चुअली होता क्या है, दोनों एक साथ लिख करके समझाए हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। आइए देखिए है क्या चीज। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्ग करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है, वो धनात्मक हो जाता है, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम वर्ग करने पर वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो उसी को कहा जाता है धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर वो सदैव धनात्मक होंगी। वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या में दो तरह की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यही ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर ये संख्याएं सदैव क्या हो जाती हैं, धनात्मक हो जाती हैं। अब जैसे अगर कोई भी नंबर लें, अगर हम 4 लेते हैं, अगर 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही। जैसे -2 लेते हैं, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी होगी सभी का स्क्वायर होगा, तो -2 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर √2/√7 लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। उसी तरीके से अगर -2/-3 लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 क्या हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं आपको पता हो गया होगा। जैसे जो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है, अगर संख्या का वर्ग करें वो अगर पॉजिटिव हो जाता तो वही संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग धनात्मक होगा, तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं अगर उनका वर्ग करें तो उनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है
वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनी होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव क्या होता है, धनात्मक नहीं होता है। जिसका वर्ग धनात्मक नहीं होता है वही संख्याएं हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकी अगर बात करें हम, जैसे अगर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ -3, अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अगर -3 लेते हैं, अगर हम स्क्वायर इसका करते हैं तो किस में बदलेगा, ये -3 में बदलेगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया, ये पॉजिटिव नहीं हो गया, पॉजिटिव नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाएगा यह अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। उसी तरीके से 1/√-5, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 1/-5 हुआ, ये पॉजिटिव, मतलब इसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाएगा ये जो नंबर है अवास्तविक है, इमेजिनरी है। उसी तरीके से अगर लेते हैं माइनस करड़ी में 2 लेते हैं और करड़ी में -7 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ये 2 हो गया, लेकिन ये -7 हुआ, ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए कहा जाएगा अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। आप लोगों में से जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है, वहां पे इस जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी माइनस राशियां होती हैं, इस तरह के संख्याओं के लिए सॉल्यूशन के लिए एक इमेजिनरी आता है, जहां आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, वहां लेकर के सॉल्यूशन हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जिस क्लास के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आपके एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के बारे में चलते हैं। अगर हम बढ़े आगे, नेक्स्ट नंबर क्या है उसको देखें। अब हम ले रहे हैं, अगर हम ये कहें आपसे, जैसे बात करें परिपूर्ण संख्या क्या है, अगर हम बात करें परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, ये परिपूर्ण संख्या क्या है? परिपूर्ण संख्या का मतलब यही होता है ऐसी संख्या, परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योगफल, जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योगफल, शेष गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर होती है, स्वयं संख्या के बराबर होती है, स्वयं संख्या के बराबर होती है। जैसे 6, 28 एंड सो ऑन। अब हम परिपूर्ण संख्या को देखें, परिपूर्ण संख्या को एक्सप्लेन करें तो हमें मिलेगा क्या। जैसे अगर हम बात करें, अब जैसे हम 6 लेते हैं, अगर हम 6 लें, जैसे अगर हम 6 लेते हैं, अगर 6 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, जैसे 1, 2, 3 और 6 मिलेगा। अभी हम लोगों ने डिफिनीशन में क्या लिखा, ऐसी संख्या जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर। अब 6 के गुणनखंड हमने किया तो स्वयं का गुणनखंड क्या है, 6 है। इसको छोड़कर शेष गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर हो। अब शेष गुणनखंड का योगफल कर दीजिए,
3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 6। मतलब शेष गुणनखंडों का जो योगफल है 6 के बराबर हो गया, स्वयं संख्या के बराबर हो गया, इसलिए 6 को कहा जाएगा, ये 6 हमारी परिपूर्ण संख्या है। इस तरीके से सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या हमारी क्या है, 6 है। मतलब अगर परिपूर्ण संख्याओं की बात करें तो परिपूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 6 से स्टार्ट होती हैं। मित्रों बात कर रहे हैं हम 28 को, चेक करें कि 28 हमारी परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर 28 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 4 7 14 और 28 हो गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, स्वयं के गुणनखंड को छोड़ दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। देखिए स्वयं संख्या के बराबर आता है कि नहीं आता है। 14 14 और 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28 हो गया। मित्रों देख रहे हैं 28 का जो गुणनखंड हमने किया, स्वयं के गुणनखंड को छोड़ दिया जाए, शेष गुणनखंडों का योगफल क्या है, 28 के बराबर है और ये 28 स्वयं संख्या के बराबर है, इसलिए कहा जाएगा 28 हमारी परिपूर्ण संख्या है। मित्रों हम उम्मीद कर रहे हैं जो भी मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें थी उसको मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैंने पढ़ाया है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा एक कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, लेंगे और समझेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।